नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही अच्छी और रुचिपूर्ण कहानी की, जो कि कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक दूरवा हिंदी के पाठ 4 गुब्बारे पर चीता से ली गई है। इस कहानी के लेखक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और रचनाकार हैं, जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। आइए थोड़ी सी जानकारी हम इस कहानी के लेखक के बारे में ले लेते हैं। विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने उर्दू और फारसी से अपनी पढ़ाई शुरू की और उन्होंने बच्चों को पढ़ाकर अपने रोजगार की शुरुआत की। उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्कूलों में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। वैसे तो इनकी बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ रचनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम उपन्यास की बात करें तो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान। अगर हम कहानियों की बात करें तो इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, सोजे वतन, प्रेम तीर्थ, 5 फूल, सप्त सुमन। और इन्होंने बच्चों के लिए भी साहित्य की रचना की है। तो इनके प्रमुख बाल साहित्य हैं कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियां, और इन्हीं कहानियों में से एक बहुत अच्छी कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, और इस कहानी का शीर्षक है गुब्बारे पर चीता। तो विद्यार्थियों, हम इस रोचक कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है, जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बंबई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा, जो ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी ना थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को और लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए, पर बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो, और वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और यह सुंदरवन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। और वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर?
और वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकलकर भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, 3 टांग का कुत्ता भी, यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा, और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया, 1 आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ ना सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था और गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बताने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहां लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है, मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। विद्यार्थियों, इस कहानी को पढ़ने के बाद इस कहानी में जो कठिन शब्द आए हैं, हम उन शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द है नाहक। नाहक का अर्थ होता है बेकार में। दरिया, दरिया का अर्थ होता है नदी। जानदार, जानदार का अर्थ होता है ताकतवर। अगला शब्द होता है सलाह। सलाह का अर्थ होता है मशवरा या राय। आकर्षक, आकर्षक का अर्थ होता है दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला। जामा, जामा का अर्थ होता है कपड़ा। अगला शब्द है तमाशा। तमाशा का अर्थ होता है मनोरंजन। तमाशा के बाद अगला शब्द आता है इश्तिहार। इश्तिहार का अर्थ होता है विज्ञापन। इश्तिहार के बाद अगला शब्द आता है बेतहाशा। बेतहाशा का अर्थ है तेजी से या बिना इधर उधर देखे। फिक्र का अर्थ होता है चिंता। दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी हालत और हिसाब का अर्थ होता है गणित। तो विद्यार्थियों, इन कठिन शब्दों के अर्थ समझने के बाद हमारे अभ्यास में कुछ प्रश्न भी हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आता है कि हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा। तो विद्यार्थियों, हेडमास्टर साहब जानते होंगे कि यह स्थान बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। वहाँ बहुत सारे प्रकार के जंगली जानवर होते हैं और कौन सा जानवर कब क्या कर देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचकर हेडमास्टर साहब ने वहां जाने से मना किया होगा। अगला प्रश्न आता है कि सर्कस के बारे में कौन सी अफवाहें फैली हुई थी। तो सर्कस वालों ने यह अफवाह उड़ाई थी कि बकरी और शेर एक ही बर्तन में पानी पिएंगे, हाथी बैलगाड़ी को चलाएगा, तोता बंदूक चलाएगा
और वन मानुष बाबू के समान बैठेगा। अगला प्रश्न आता है कि बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया। तो विद्यार्थियों, आपने पूरी कहानी को पढ़ा और आपने ये देखा कि बलदेव कितनी उत्सुकता के साथ उस सर्कस को देखने के लिए गया था। लेकिन जब बलदेव ने वहां पे देखा कि जो शेर है, बाघ है, भालू है, ये तो बड़े दुर्बल थे और उनकी ढंग से देखभाल ना होने के कारण वे अपने असली रूप को खो चुके थे। कुत्ते की तो एक टांग ही नहीं थी। तो ये सब देखकर उसकी उत्सुकता मायूसी में बदल गई और उसने जो सोचा था ये जानवर हट्टे खट्टे दिखेंगे और करतब दिखाएंगे, उसकी ये उम्मीद समाप्त हो गई। अगला प्रश्न आता है कि बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे पर ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई संकट या विपत्ति आती है तो हम उसमें ज़्यादातर अपने ही बारे में सोचते हैं। इसी तरह जब चीते के ऊपर विपत्ति आई तो चीता बलदेव को भूल गया और उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि वो अपने प्राण कैसे बचाए, इसलिए बलदेव की तरफ उसका ध्यान नहीं गया और उसने बलदेव को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आता है कि कहानी में एक वाक्य है, इतने में उसे एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। तुम्हें क्या लगता है कि गुब्बारा भारी होता है या लेखक ने उसे भारी क्यों कहा है? हमें कहानी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि गुब्बारा बहुत विशाल था और उसके विशाल आकार को देखने के बाद ही लेखक ने उसे भारी कहा है। कहने का मतलब है कि गुब्बारा इतना विशाल था कि उसके विशाल आकार के कारण लेखक ने उसे भारी कहा है। अभ्यास के अगले चरण में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे होश उड़े हुए थे, दिल में जो बात बैठ जाती है, वह इतना डरा था कि उसके हाथ पांव फूल गए। तो हमें इन वाक्यों के अलावा अपने ढंग से इन मुहावरों का उपयोग करना है और अपने वाक्यों में इसका इस्तेमाल करना है। पहला जो मुहावरा है, होश उड़े हुए थे, हम इसको अपने शब्दों में प्रयोग करेंगे कि जैसे ही सरिता ने अपने घर में चोरों को देखा तो उसके होश उड़ गए। अगला वाक्य आता है, बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। हम अपने शब्दों में इसे कह सकते हैं कि अगर मन में कोई गलत बात या कोई लालच की बात बैठ जाती है तो वह आसानी से निकलती नहीं है। अगला वाक्य आता है कि वह इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ पांव फूल गए। अपने शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि जैसे ही पिताजी ने अपनी जेब में हाथ लगाया और जेब में पर्स को ना पाकर उनके हाथ पैर फूल गए। अगला वाक्य है कि ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने चीते का खून चूस लिया हो। इसे हम अपने वाक्य में कह सकते हैं कि मालिक ने काम करा करा कर मजदूरों का खून चूस लिया। अगला वाक्य आता है, बलदेव का दिल कांप उठा। दिल कांप उठा, इस मुहावरे को अगर हम अपने शब्दों में प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं जैसे ही हमें परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के बारे में पता चला तो हमारा दिल कांप उठा। अभ्यास के अगले चरण की ओर, इसमें कुछ प्रश्न हैं जिनका हमें अपने मन से सोचकर जवाब या उत्तर देना है। तुम्हारे स्कूल से भागने के कौन कौन से बुरे परिणाम हो सकते हैं? विद्यार्थियों, स्कूल से भागना तो एक बहुत बुरी चीज है। इससे हम अपनी ही सफलता में बाधक बन जाते हैं। अगर हम स्कूल से भागते हैं तो हमें स्कूल से निकाला जा सकता है, हम अध्यापक की नज़रों में गिर सकते हैं, हमारा पढ़ाई से मन हट सकता है, हमें इसके लिए कठिन सजा भी मिल सकती है और हमें बुरे लोगों द्वारा पकड़ा जा सकता है, अपंग बनाया जा सकता है इत्यादि। ये सभी तरह की काम हो सकते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आता है, किसी भी चीज के प्रचार के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? विद्यार्थियों, किसी भी चीज के प्रचार के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम उसे पहुंचा सकें और उसके जो गुण हैं उन गुणों को हम एक बड़े स्तर पर लोगों के सामने रख सकें ताकि उसका अच्छे से प्रचार प्रसार हो सके। तो विद्यार्थियों, हमने इस कहानी को पढ़ा, इसको समझा, इससे मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में हमने चर्चा की और इसके अभ्यास को भी हल करने का हमने प्रयास किया। विद्यार्थियों, इस तरह की कहानियाँ बहुत प्रेरणादायी होती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। तो विद्यार्थियों, आप भी अपने
टीचर की, अपने शिक्षक की, अपने गुरु की बातों को मानिए और जीवन में आगे बढ़िए। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।